बेसिक एनालिटिकल टेक्निक एक चैप्टर है छोटा सा, थियरी वाला। चलो कोई बात नहीं, कोई भी करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, ये हमको आज स्टार्ट करना है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। बातें मत करिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, आपको पता ही है हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कितने ग्रुप्स होते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल? टोटल 18 ग्रुप्स। अगर मैं पीरियड की बात करता हूं तो कितने होते हैं पीरियड? 7 पीरियड ना। तो अगर मैं ग्रुप्स की बात करता हूं तो टोटल कितने होंगे? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स ना, टोटल 18 ग्रुप्स। क्या लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग? टोटल 18 ग्रुप्स, टोटल 18 ग्रुप्स, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? 7 पीरियड, 7 पीरियड। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं ना। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड बोलते हैं। टोटल ग्रुप्स कितने? 18 और 7 पीरियड। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं ना पूरे पीरियोडिक टेबल में, 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं, SPDF बताया था आपको। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की बात करता हूं तो वो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप S ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बात करता हूं S ब्लॉक, S ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? देख लो, मतलब आज हम लोग 13, 14, 15 की बात कर रहे हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक पे कौन से, हाँ कौन से ग्रुप में होता है और कौन सा ब्लॉक कहां से कहां तक होता है मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 13 तो P से ही स्टार्ट होता है। अब उसके बाद क्या होगा? S ब्लॉक में 1 एंड 2 होगा। 1 को आपको पता है अल्कली मेटल्स बोलते हैं और 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? अगर मैं P ब्लॉक की बात करता हूं, P ब्लॉक कहां से कहां तक होता है भाई? P ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? 13 से 18 तक, 13 से 18 तक, ग्रुप 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18। अगर मैं D ब्लॉक की बात करता हूं तो D ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? 3 टू 12 ना, ग्रुप 3 टू 12 D ब्लॉक होता है। D ब्लॉक, D ब्लॉक कहां से कहां तक? ग्रुप 3 टू 12, ठीक है। और अगर मैं F ब्लॉक की बात करता हूं तो F ब्लॉक, F ब्लॉक, देखो अगर मैं F ब्लॉक की बात करता हूं तो ये बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप का ही एलिमेंट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो थर्ड ग्रुप में ही 2 सीरीज बनती हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। वो जो दो लैंथेनम एलिमेंट से स्टार्ट होता है पूरी सीरीज, लैंथेनाइड बोलते हैं, और एक्टिनियम एलिमेंट जो होता है ना वो अलग सीरीज बनाता है। तो ये ग्रुप थर्ड से ही होते हैं, अलग अलग सीरीज बनते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड और लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कौन से ग्रुप से होते हैं? इसको बहुत ध्यान से सुनो। अगर कोई पूछे कि F ब्लॉक, ये तो आप बता लोगे ना, S ब्लॉक तो आप बता ही लोगे।
sp_d बता लोगे, बट अगर f ब्लॉक पूछा रहा है तो f ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप थर्ड का ही एलिमेंट है। मतलब दो टाइप की सीरीज होती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। कहां से आते हैं? ये ग्रुप थर्ड के ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड। अब मैं बात करता हूं 13, 14, 15 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूंगा तो 13 कहां से स्टार्ट होता है? बोरॉन से स्टार्ट होता है, बोरॉन से स्टार्ट होता है ना। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद है निमोनिक्स क्या होता था? ना देखो यहां पे बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 15 की बात करता हूं, ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बताइए भाई। ग्रुप 14 के एलिमेंट कौन कौन से? अच्छा, बोरॉन के बाद क्या आता है? बोरॉन के बाद कौन सा एलिमेंट? कार्बन ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। काशी गए संत प्रभु ना, काशी गए संत प्रभु, फल मिलेगा। हाँ, एफएल का मतलब फल मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे सुन सकते हो, कहे शिव जी, कहे शिव जी, हाँ सुने पार्वती फ्लो में, ठीक है। अरे कुछ भी बना सकते हो जो आपको याद हो सके ना, ऐसा कंपल्सरी नहीं जो मैं बोलूं वही बनाओ, जो आपको याद हो सके वो आप बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं 15 की, तो ग्रुप 15, ग्रुप 15 क्या होता है? अगर मैं ग्रुप 15 की बात करता हूं तो ये क्या होते हैं? कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मैच में ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मैच में, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या यहां पर क्या होगा? तो ये 13, 14, 15 के एलिमेंट्स होते हैं, आप इसको नोट करिए, नोट करिए फटाफट। देखो ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। आपको पता ही है, किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट उसके नाम से जानते हैं ना। नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ये सारे एलिमेंट क्या बोले जाएंगे? नाइट्रोजन फैमिली। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16। चलो अब आगे चलेंगे। यहां पे अगर मैं बात करता हूं जैसे बोरॉन की, बोरॉन कौन से एलिमेंट, कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 13। अगर मैं बोरॉन के एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो कितना होता है? कितना होता है एटॉमिक नंबर? 5।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1 ना। p में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? p सबशेल में 6। टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं p ऑर्बिटल में? p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो p में 3 होते हैं, हम लोग 6 भर सकते हैं ना। अच्छा, px py pz इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। डीजनरेट ऑर्बिटल क्यों कहा जाता है? सेम शेल से बिलोंग करते हैं, 2s 2p ना, तो नियरली सेम होता है, सेम शेल से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी सेम या फिर नियरली सेम होती है, इसलिए उसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब क्या होगा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होगा? हाँ, क्या हुआ? डीजनरेट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1। अगर मैं इसके ऑर्बिटल नोटेशन की बात करता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें भी कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर 2p1 में क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके 2 ऑर्बिटल क्या हैं? वेकेंट है, 2 ऑर्बिटल वेकेंट है, ठीक है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? बोलो, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख रहा है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड में कौन ज्यादा अट्रैक्ट होता है, डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक? क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। अरे, अकेला इलेक्ट्रॉन ही तो अट्रैक्ट होगा ना, डायमैग्नेटिक में जो डबल है वो थोड़ी अट्रैक्ट होता है। यहां पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होगा? strongly attract to the magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, एक बात और है, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है? सेकेंड ऑर्बिट। बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है? सेकेंड ऑर्बिट। 2s 2p, मतलब सेकेंड ही है ना, 2s 2p। तो यहां पर क्या होगा? अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, ये होता है ns np, क्या बोलते हैं इसको? ns2 np1। भाई s में तो 2 ही फिल कर सकते हैं ना, s में 1 ऑर्बिटल और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और s में कितना फिल हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना फिल हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 क्या होगा? ns2। एग्जाम में आता है कि ग्रुप 13 का या 14 का 15 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, ns2 np1। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं, तुम बोलो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? 30 तक सबको आता है?
30 आता है, बोलो 30 तक आता है, क्यों नहीं आता? बहुत सारे चैप्टर्स सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड हैं। अगर तुमको एटॉमिक नंबर नहीं आएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। अभी 12th में आओगे, वहां पर डी एंड ए ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, मैक्सिमम सब वहां पर कनेक्टेड हैं एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर नहीं आएगा फिर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर पाओगे, तुम पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है नहीं बता पाओगे। और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहे हो? पाउच है वहां पर, देखो वो है क्या? ठीक है, ये थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हाँ मैं बोल रहा था, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेयर्ड, सबका पाउच ही गायब हो रहा है। वो वाला है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप नहीं बता पाओगे, मतलब पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, आप ये नहीं बता पाओगे। ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको याद नहीं हुआ है अभी तक, याद कर लीजिए। कुछ लोगों को याद था, मुझे आई थिंक 50-60 तक याद था ना। किसको याद था? एक आपको याद था, और किसको याद था? अच्छा तुम्हें तो याद था, तुम्हें याद था ना 60। चलो अच्छी बात है, याद है तो इसमें क्या है। चलो एल्यूमिनियम यहां पर 13 होता है। क्या होगा? 1s2। चलो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाँ 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा? 3p1 ना। यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? 10 12 13। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जा रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट, 3s2 3p1। अगर इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ns2 np1। यहां भी क्या था? ns2 np1। ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं? 13 के। तो अगर आपको बोला जाए कि ग्रुप 13 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, क्या बोलोगे? ns2 np1। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? ns2 np1। क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक ना, एक कण पे इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, ये 13 का था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 14 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? ग्रुप 14 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अगर मैं ग्रुप 14 की बात करता हूं, पहला एलिमेंट कौन सा? कार्बन। ग्रुप 14 का पहला एलिमेंट कार्बन। कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तुम बोलो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा कार्बन का? कितना होता है? 1s2 2s2 2p2। कितने अनपेयर्ड? अनपेयर्ड कितने? उससे पूछ रहा हूं।
पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक। अच्छा, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2। सिलिकॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम बताओ, चलो क्या होगा सिलिकॉन का? थ्री एस के बाद 2p आएगा। वन S2, 2S2, 2p6, 3S2 और क्या हो जाएगा 3p2। कार्बन में आपने देखा 2S2, 2p2 मतलब NH2NP2। यहां पर क्या देख रहे हो 3S2, 3p2। वहां पर 2 था, यहां पर आउटर में 3 आ रहा है, क्योंकि डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, बढ़ता है ना। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2। ग्रुप 15 ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन। कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तुम बताओ, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वन S2, 2S2 2p4 तो होगा ही नहीं ना 7 इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पर क्या हो जाएगा? अच्छा देखो 13 में NH2NP1, 14 में NH2NP2, तो 15 में NH2NP3। अरे एस में तो 2 ही है ना, NH2NP3, NH2NP3। नोट करो जरा इसको। मैंने आपको कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, बताया था ना, SPDF के लिए अलग अलग। हाँ फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी, नहीं आता तो फिर से बताऊंगा। सबको आता है ना? चलो फिर करके बताओ एक दो, अगर आता है तो। ये तो करो पहले। ये क्या कर रहा है? हाँ पैरामैग्नेटिक है। अरे भाई इसमें भी 3 अनपेयर्ड होंगे ना, NP3 3 अनपेयर्ड। हाँ एक बात और, मेरी बात ध्यान से सुनो।
आपको बताया गया था कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो पी में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ फिल्ड। पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 3। तो ये हाफ फिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, 1 1 1 हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल। अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मतलब ऐसे चैप्टर बचे हैं, 1 1 2 2 बचे हैं, खत्म हो गया। तो अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। आपका रिवीजन होगा तो एक लेक्चर में एक चैप्टर जाएगा, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म, ऐसा रिवीजन होगा ना, क्योंकि पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसा थोड़ी होगा फिर से दोबारा रिपीट करेंगे सब, एक लेक्चर में सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, सारे नहीं, एक चैप्टर, एक लेक्चर में एक चैप्टर जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप सबको पता है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताया था कि हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बहुत आपको डिटेल्स में नहीं लिखना होता, उस कंडीशन में हम लोग इनर्ट एलिमेंट यूज करते हैं। इनर्ट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तुम बताओ। इनर्ट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्डर में बताओ। नियॉन ये कौन तरीका है, ऑर्डर में बोलो। तुम बताओ पीछे, 3 ही बताया ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव या फिर इनर्ट, ठीक है। नॉन रिएक्टिव या फिर क्या बोलेंगे, हाँ, इसको नॉन रिएक्टिव और इनर्ट, नॉन रिएक्टिव या फिर इसको इनर्ट बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं हीलियम के एटॉमिक नंबर के बारे में, तो हीलियम का कितना होता है आपको पता ही है, नियॉन का कितना होता है 10, आर्गन का कितना होता है 18 ना, और यहां पर क्रिप्टन का कितना होता है 36, ज़ेनॉन का 54 एंड रेडॉन का कितना होता है 86 होता है। यहां पर हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर बात करता हूं नियॉन, वो सेकेंड पीरियड से होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये 6, ठीक है, इनका ये पीरियड नंबर होता है। अब अगर मैं बात करता हूं तो एसपीडीएफ 4 टाइप के सबशेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पर क्या होगा एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होते हैं एस सबशेल में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एफ सबशेल में ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होता है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग की बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ फिलिंग, तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या हो जाएगा एस, एफ, डी और पी। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के ठीक नीचे होता है एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, एकदम नीचे, ठीक नीचे देखोगे तो एफ ब्लॉक होता है। फिर उसके बगल में डी ब्लॉक होता है 3 से लेकर 12 तक, फिर लास्ट में कौन आता है पी आता है। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होगा एस, एफ, डी, पी, ऑर्डर ऑफ फिलिंग। एस ब्लॉक के ठीक नीचे आता है एफ ब्लॉक, इसलिए एस के बाद पहले इलेक्ट्रॉन एफ में भरेंगे अगर एफ एग्जिस्ट करता है तो। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर आपको याद हो तो एन, एल, एम एल और एम एस। मैंने बताया था कि कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से बड़ा होना चाहिए। एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होती है। एन जो होता है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है, एल जो होता है वो सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी सबशेल सेल से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सेल में ही तो सबसेल होते हैं, सबसेल छोटे होते हैं शेल से, इसलिए एल की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती।
एल की वैल्यू एन से हमेशा छोटी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एफ जो होता है ना, एफ कहां तक एग्जिस्ट नहीं करता, 1f नहीं करेगा, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनो उसको। एल इक्वल टू 0 क्या होता है, एस सब शेल। एल इक्वल टू 1 क्या होता है, पी सब शेल। एल इक्वल टू 2 क्या होता है, डी सब शेल। एल इक्वल टू 3 क्या होता है, एफ सब शेल। एल इक्वल टू 3 एफ सब शेल। एल इक्वल टू 1 2 3 ना। तो 0 आए कभी भी एस सब शेल, 1 आए तो पी सब शेल, 2 आए तो डी सब शेल, 3 आए तो एफ सब शेल। तो कभी भी एक बात को ध्यान, अगर मुझे पूछना हो कि 3f एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यहां पर देखिए n इक्वल टू, यहां पे 3f में n की वैल्यू क्या होगी, 3, 4 कैसे होगी, n 3 है ना, n इक्वल टू 3, और f के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। n और l सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, मतलब 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2f भी नहीं करेगा, 2f तो और कम हो जाएगा, 1f तो करता ही नहीं है, बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो याद रखना कभी भी 3f तक आएगा तो 3f तक f सबशेल नहीं होता है, ऊपर ही होगा, 4f 5f 6f ऐसे होता है। 4f एग्जिस्ट करेगा, क्यों, अगर आप 4f की बात करोगे तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और l की वैल्यू कितनी होगी, 3। अभी यहां पर n की वैल्यू l से बड़ी है तो ये एग्जिस्ट करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो s के बाद f में जाएंगे, अगर f एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, d में जाते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग है, s f d p। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम कितने, f में कितने, 14, याद रखना। तो ये है ऑर्डर ऑफ फिलिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे यहां पर देखना है कि उसके जस्ट पहले कौन सा इनर्ट एलिमेंट आता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज दैट यहां पर बिस्मुथ का करना है 83, अब 83 के जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इनर्ट एलिमेंट, देखो जरा, ज़ेनॉन ना भाई, 83 के पहले कौन आएगा, ज़ेनॉन। तो आप यहां पर ज़ेनॉन लिख लो, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 54, तो 54 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, आप उसके पीरियड नंबर को देखो, ज़ेनॉन का पीरियड नंबर क्या होता है, 5। तो S और P के लिए उसके पीरियड नंबर में +1, S और P के लिए उसके पीरियड नंबर में +1। D के लिए क्या रहेगा, सेम, D के लिए उसका पीरियड नंबर सेम रहेगा। ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है एग्जाम में, आपके एंट्रेंस में भी आता है और वैसे भी आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन तो आएगा ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डी के लिए क्या होगा, सेम रखेंगे, और एफ के लिए क्या करते हैं, -1, ठीक है। एस और पी के लिए +1, डी के लिए वही रहता है, और एफ के लिए -1 करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखो ज़ेनॉन का पीरियड नंबर कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 6s 6p और 5d हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, 4f, ये होगा ना। अब इसको ऑर्डर में लिख लो, ज़ेनॉन 54, 6s 4f 5d एंड 6p ना। 83 फिल करना है, यहां पर देखो 6s2 हो जाएगा, 4f 14 हो जाएगा ना। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 70 हो गया। उसके बाद 5d 10 हो जाएगा ना, और यहां पर कितना हो जाएगा, 6p3। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है बिस्मुथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो जाएगा, नोट करिए इसको अच्छे से।
सभी लोग नोट करो। ये सेकंड वाले स्टेप में ऑर्डर में लिख रहे हैं डीपी वो ज्यादा जरूरी कि ऊपर वाला भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं, आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना, मैं इसलिए बता रहा हूं। स्टैंड अप, चलो। मैंने एक रूल बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आफ्बा प्रिंसिपल ना, क्या बताया गया था बोलो? आफ्बा प्रिंसिपल क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाफ फील्ड वो आफ्बा में आता है क्या? कौन बताएगा? चलो तुम बोलो, आफ्बा प्रिंसिपल क्या बताया गया था? बताओ। बोलो। पढ़ाई लिखाई सब बंद चल रही है ना? पढ़ाई नहीं हो रही है? कहां पे हो रही है? ये पढ़ाई नहीं हो रही है, देख के लग रहा है। हाँ, क्या होता है आपका प्रिंसिपल? तीन चीजें आती है, 3 पॉइंट। पहला एनर्जी लेवल के हिसाब से, सेकंड पॉलीक्लोरल में द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन ऑपोजिट स्टेट। सर ये लोग भी बात करें, इससे नहीं बता आपने क्या बोला? ठीक है। और हाँ, पहले का खंड। हर एक ऑर्डर को फिल करने के बाद उसको पेयर करना है। हाँ, वो तो हंस रूल हो गया, पेयरिंग जो होती है वो हंस रूल हो गया। उसके बाद जो आफ्बा प्रिंसिपल था वो ये था कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम उससे पहले, उसके बाद हायर एनर्जी, फिर उसके बाद हायर एनर्जी। बैठो, वेरी गुड, बैठ जाओ तुम लोग, टाइम पास कर रहे हो। यहां पर देखो, आपने पूछा कि मैंने इसको 6s क्यों किया, 4f क्यों किया, तो वही बता रहा था कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फिल करने के लिए जरूरी है ना। अगर आप देखो इसकी एनर्जी कम होगी ना, 6s, फिर 4f, फिर 5d, कंपल्सरी है भाई। एंटीमनी का बताओ, 51 हुआ ना? एंटीमनी SB क्या होता है इसका? 51। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है 51। सभी लोग बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताओ, SPDF के फॉर्म में। सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलो। 51 के पहले कौन सा इनर्ट एलिमेंट? यहां पर क्या होगा? एंटीमनी के जस्ट पहले देखो, 51 के पहले कौन आ रहा है? क्रिप्टन ना, 36। तो यहां पर लिखो Kr, 36 तो कंप्लीट हो गया। Kr कौन से पीरियड से आता है? 4th। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4s होगा, 5s हो जाएगा ना, 5s, 5s। और क्या होगा? अच्छा, F के लिए तो 3f हो जाएगा। 3f एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4d हो जाएगा। और क्या होगा? 5p। फाइव एस टू 4d 10 ना, और यहां पर क्या हो जाएगा? 5p3।
ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। गैलियम 31। टेक्स्ट बुक में पहले 40-10 लिखा कहाँ पे? उन्होंने ऑर्बिट के हिसाब से रखा है, 4 5 ऐसे करके रखा ये है। भी चलेगा। हाँ ये भी चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एनर्जी देखोगे तो 4D और 5S में किसका ज़्यादा है? 4D का कम है ना। L की वैल्यू 2 होती है ना D के लिए, SPD, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 कितना होता है? 5S। अगर आप देखोगे तो इन्होंने एनर्जी के फॉर्म में नहीं रखा है, 4D का ज़्यादा होता है ना, 5S का कम होता है, तो 5S का पहले आना चाहिए, इसलिए हमने पहले लिखा है एनर्जी के ऑर्डर में। वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऑर्बिट के हिसाब से रखा है, बट एनर्जी के ऑर्डर में रखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। बताओ भाई गैलियम का क्या होगा? 31। वेरी गुड। और कोई? लिख लिया है सर। गैलियम बोला, वेरी गुड। 3D10 ना। और कौन है? राइट है। इधर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग का आंसर क्या है? हुआ है ना, वेरी गुड। इधर तुम लोग बताओ क्या रहा आंसर? आंसर आंसर दिखाओ। कॉपी कर रहे हो? पहले का कॉपी ये समझ लो, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, आगे से पीछे आया, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया, मुंह बना के बैठ जाओगे। आगे से पीछे आया। देखो सर, हमने बुलाया भी नहीं। यहाँ पर देखिए गैलियम का क्या होगा? गैलियम का क्या हो जाएगा? 31 होता है ना। गैलियम का क्या होता है? 31। 31 के पहले कौन आ रहा है? आर्गन ना, तो आर्गन लिख लो। आर्गन 18 कंप्लीट हो गया, क्या हो जाएगा? 4p 4s, 4s होगा, 4p होगा ना। अच्छा 3f तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 4s 3d, और क्या हो जाएगा? 4p। s में कितने? 2, d में कितने? p में कितने? 1, 4p1। गैलियम, ठीक है। अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं बात करता हूं, खड़े हो जाओ जरा, डाउन टू ग्रुप एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता है या कम होता है? क्या रीजन है? ये देखो यहां पे ग्रुप 13 के एलिमेंट, अब बताओ क्या ऑर्डर होगा? एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर होगा? बोलो, किसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा? बताओ, लास्ट वाले का। डाउन टू ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे
तो न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की डिस्टेंस भी बढ़ेगी और एटॉमिक साइज बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ता है इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। बैठ जाओ। अब यहां पर देखो, एक यहां पर एक्सेप्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्यों लिया एग्जांपल इसका, एक यहां पर एक्सेप्शन होता है। मतलब अगर आप जाते हो डाउन टू ग्रुप तो बोरॉन का एटॉमिक साइज कम होता है। बोरॉन का एटॉमिक साइज कम होता है किससे, एल्यूमिनियम से ना। एल्यूमिनियम का बोरॉन से ज्यादा होगा क्योंकि वो उसके नीचे आ रहा है। अच्छा, गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था। गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है। देखो यहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान से वही बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। यहां पर एल्यूमिनियम ज्यादा है बट यहां पर गैलियम ज्यादा है, फिर गैलियम यहां पर ये ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ आप, एल्यूमिनियम के पास क्या डी सबशेल होता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूं कि डाउन टू ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन दिख रहा है। मतलब वैसे तो गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था डाउन टू ग्रुप जाने पे, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। बस ये एक्सेप्शन है, बाकी सब नॉर्मल होता है। एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से, उल्टा होता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? अगर आप एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, मैंने गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए दिया था आपको। गैलियम में देखो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो इसका 13 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। क्या यहां पर डी सबशेल दिख रहा है? एल्यूमिनियम में डी सबशेल नहीं होता। और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट याद हो तो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। न्यूक्लियस जो होता है वो ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस तक आने से रोकते हैं कौन? इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। एक शील्ड के जैसे बिहेव करते हैं, मतलब उसको न्यूक्लियस तक नहीं आने देते। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये न्यूक्लियस उनके रिपल्सन के बाद जितना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी सारी बातें आप तक पहुंच रही हैं ऐसा जरूरी नहीं है। सारा हर स्टूडेंट एक तरह समझ रहा है ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ बच्चे हैं वो जल्दी आंसर दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो कहने का मतलब यह है कि मैं डिस्ट्रैक्शंस के बाद मैं जितना आपको समझा पा रहा हूं, यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहीं ना कहीं कुछ बातें अब मिस हो रही होंगी आपको, क्योंकि हो सकता है आप उतना फोकस नहीं हो ना। तो कहने का मतलब उसके बाद मैं जितना आपको समझा पा रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद, वही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पर देखिए, तो कहने का मतलब होता है कि गैलियम अगर पूछा रहा है आपसे, अगर आपको पूछा रहा है कि भाई देखो डाउन टू ग्रुप जाने पे गैलियम एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट यहां पर एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से। क्या रीजन है? तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम के पास डी सबशेल नहीं होता, जबकि गैलियम के पास क्या होता है? डी सबशेल, वो भी फुल होता है। और गैलियम का होता है वीक शील्डिंग इफेक्ट। गैलियम का क्या होता है? वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पे। एक बात बताओ, मैंने किसको यहां पर खड़ा किया और बोला किसी को अंदर मत आने देना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने यहां पे खड़ा किया उसको और बोला कि कोई भी अंदर नहीं आएगा जब तक मैंने बोलूं, और मान लो वो ऐसा है कि वो किसी को रोक ही नहीं पा रहा, तो सब क्या करेंगे? अंदर आ जाएंगे।
ठीक है, क्या बोलेंगे वो अंदर आ जाएंगे। वही होता है वीक शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस तक आने से रोक नहीं पा रहा, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आई? क्या समझा आपने? बोलो क्या समझा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको अंदर वाले ऑर्बिट्स शील्ड करते हैं न्यूक्लियस हाँ, की तरफ आने से। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है? वीक शील्डिंग इफेक्ट है ना। तो यहां पर न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है क्योंकि ये रोक ही नहीं पा रहा। अगर पूछा जाए गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से कम होता है तो आप क्या बताओगे? वीक शील्डिंग इफेक्ट। सिर्फ इतना बोल दो, वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है गैलियम का, इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचता है तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, हाँ वो वही बात है ना। अगर शील्ड इफेक्ट वीक होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ही होगा, डेफिनेटली। क्लियर है? चलो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। हो गया? डाउन टू ग्रुप एटॉमिक साइज increases. Down to group atomic size increases because number of electrons increases and distance between nucleus and orbit also increases. ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, क्लास जल्दी सो रहा है पागल कहीं के। डाउन टू ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस। बट यहां पर क्या होगा? गैलियम इज लेस इन साइज as compared to aluminium, because aluminium have no d subshell, and gallium have d10 electrons and weak shielding effect. So effective nuclear charge increases. ठीक है, नोट करो क्या हुआ, नोट करो उसको फटाफट। हो गया? इसका जरा टेलुरियम का बताओ, इसका कन्फिगरेशन बोलो।
81 और इंडियम का 49। ये दो बताओ फिर आगे चलते हैं। टेलुरियम का बोलो और इंडियम का बोलो। हाँ इंडियम इंडियम। बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसका इसका हो गया 1 2 3 और कोई 4 5 आपका हो गया। ये 5 है 4 है ठीक है। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? बाकी लोग 4-5 लोग आंसर बता रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो? टाइम पास। पढ़ाई नहीं हो रही है ना? तुम लोग ऐसे लापरवाही करोगे फिर 12th में क्या होगा तुम लोगों का? 11 चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक नहीं है देखा जाए तो। ठीक है मतलब ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। यहां पे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, वहां पर आपने मिस किया। द एलिमेंट्स ऑफ, नोट करो, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ अलग, मतलब 13 का लिखो अभी। नोट करो फिजिकल प्रॉपर्टी। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 शो अ वाइड वेरिएशन। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 शो a wide variations in properties. Group 13 is, ग्रुप 13 में बोरॉन जो होता है वो मेटलॉइड होता है। ओम क्या नाम है? ओम, ओम नहीं है? कौन है ओम? तुम हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा तो है ओम जा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ 20 मार्क्स। नहीं मैक्सिमम 70 लिखा है। क्या बोल रहे हो? दे दो। मिक्स कर दिया होगा, मैंने देखा नहीं इसको। नीति आपने उल्टा बोला। तन्मय 8 मार्क्स आउट ऑफ 20। काव्या कनाडिया कौन है? 14 आउट ऑफ 20। वेदांत कुटे 6 मार्क्स। यस नारडिया 6 मार्क्स तुम्हारे भी हैं।
वीना केरकर कौन है? तुम हो? ऐसा क्यों? पढ़ाई नहीं करी हो ना? सिद्धार्थ भंडारी 10। ओम जगडले कौन है भाई? यही होना है जब पीछे बैठोगे ना और ऐसी मंडली में बैठोगे जहां पर मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो यही होगा। ये लो प्रिशा ये तनिष्का हो गया? नोट किया क्या? हाँ तुम नोट करो ना, लिखो। In group 13, boron is metalloid. Elements of group 13 show a wide variations. Elements of group 13 show a wide variations in properties. कौन बातें कर रहा है? हेलो, उसको अंदर रखो, भी हो गया। जो मिलना था मिल चुका है। हाँ तो लिखोगे नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेगा? नोट करो। इन ग्रुप 13 बोरॉन इज ए मेटलॉइड। इन ग्रुप 13 हाँ 13 भाई। इन ग्रुप 13 बोरॉन इज मेटलॉइड। बोरॉन इज ए मेटलॉइड। It is glossy. हाँ, it is glossy and hard solid. ठीक है, ये जो होता है मेटलॉइड होता है। बोरॉन की बात करते हैं, क्या होता है ये? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? मेटलॉइड्स का मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। अच्छा एक बात ध्यान देना, कुछ और मेटलॉइड्स होते हैं, आपको याद कैसे करना है? जैसे ये कुछ और मेटलॉइड होते हैं, इसको ध्यान से देखना। आज सबसे तेजी, याद करने का तरीका, आज सबसे तेजी निमोनिक्स है। आर्सेनिक, एस का मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम एंड जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा।
आज सबसे तेजी, क्या बोल रहे हो? ब्रेक तो मिल चुका है तुम लोगों को ना? डिप्लॉइड्स, ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक मिल चुका है। कब मिला? सर आपने बोला कि सर फिर आप थोड़ी मस्ती करने लगे। बॉन्ड क्या हो? बॉन्ड क्लास के बाहर कर दूंगा, नोट करो इसको। 9:30 को पढ़ाना। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है तुम बताओ? ये रेडॉक्स हमने पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स में हो चुका है ना? क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब? क्या होता है? तुम बोलो, हाँ बता के जाओ पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन बाय एनी एलिमेंट और एटम। कोई भी एटम या एलिमेंट जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में, तो यहां पर क्या होता है? ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जैसे अगर मैं बोरॉन की बात करता हूं तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यहां पर 1s2 2s2 और क्या होगा, ये 5 होता है ना, 2p1। मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है 2s2 2p1। बहुत ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसके लोअर दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बोरॉन, दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कब? देखो, जब हम सिर्फ p सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो ये दो टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एक तो +1 शो करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर s में कितने? 2। अगर आप दोनों को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? +3, 2 + 1 3। s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे कितना हो जाएगा? +3। मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको बोला जाए कि बोरॉन कितने टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +3 एंड +1 ना। यहां पर क्या हो जाएगा? NH2 NP1 था। अगर मैं ग्रुप 14 देखो, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरॉन से स्टार्ट होता है, तो बोरॉन कितने फ्लोरीन कंटेन कर सकता है? 3 फ्लोरीन, BF3। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, आपने ऑक्टेट का एक्सेप्शन पढ़ा होगा, पढ़ो तीनों, बताओ बताओ। लिमिटेशंस। Explain about the expanded octet of the central atom, फिर incomplete octet of the central atom, फिर odd number of electrons in the outermost shell, फिर shape and geometry does not explain the shape and geometry, और it does not explain the stability. ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल बताओ।
एग्जाम्पल नहीं दिया, हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं दिया होगा? दिया है NO NO and NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि किसी भी दो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर को सम करने पे उसकी वैल्यू ऑड आनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या बताया गया? PCl5। ये किसका एग्जांपल है? ये BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसको एक नाम से और जानते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को। एक और नाम से जानते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कुछ और भी बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। नहीं बताया गया? हाइपोवैलेंट। और एक होता है हाइपरवैलेंट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट को हाइपरवैलेंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को हाइपोवैलेंट, याद रखना। तो BF3 उन्हीं में से एक है। हाँ बैठो। BF3 जो होता है ना, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कैसे? अगर आप देखोगे तो बोरॉन यहां पर 3 फ्लोरीन कनेक्ट करेगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 3 बॉन्ड में कितने? बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये लुईस एसिड होता है, याद रखना। लुईस एसिड का मतलब सर ने बताया होगा ना, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं 1s2 2s2 और 2p1, अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? सही है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। हाँ, तो यहां पर बोरॉन लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यहां पर क्या होता है? BF3 क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों? एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका एग्जांपल AlCl3 भी हो सकता है। AlCl3 याद रखना, AlCl3। AlCl3 क्या है? एल्यूमिनियम के साथ 3 Cl। क्यों? क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3। अरे वो भी तो 13 ग्रुप से है ना, +3 +1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या एल्यूमिनियम भी लुईस एसिड है? है? देख लो 1s2 2s2 हाइपोवैलेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अरे 3 ही बॉन्ड तो बनाएगा, तो यहां पर हाइपोवैलेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा? 3p3। कितने हुए? अच्छा 1 होगा ना। तो ये भी क्या है? लुईस एसिड। अगर आपको बोला जाए कि लुईस एसिड क्या होता है, तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। लुईस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। कोई एग्जांपल बताओ, लुईस बेस का कोई एग्जांपल बोलो। लुईस बेस मतलब देने वाला होता है। NO2 होता है। आपको बता दे रहा हूं,
जो लोन पेयर डोनेट करता हो, लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते उसको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर जो दे सकता है, जैसे NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर दे सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। NO2 में क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाते हैं ना। NO2 का असर नहीं, आपने बताया होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बताया हो गया हो, NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, बताया क्या होगा? हाँ, रेजोनेंस तो बाद में आता है, बट वहां पर क्या होता है कि आपको डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया होगा, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, वो सब हो गया। तो ये सब एग्जांपल थे, BF3, AlCl3, GaCl3। नोट करो फटाफट, टाइम पास हो रहा है, फटाफट नोट करो। हो गया ना? बात करते हैं ग्रुप 14 के बारे में। ग्रुप 14, ग्रुप 14 की बात करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छे बताओ, ग्रुप 14 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2NP2 ना, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2, NH2NP2। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 टाइप से होगा, इसको ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, अच्छा सिर्फ NS के इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो क्या होगा? +2, और अगर हम लोग NP के भी यूज करेंगे तो +4। मतलब NH2 यहां पर क्या हो जाएगा? +2 और +4। 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 +4, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर CO2, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? +4 क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 क्या है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? CO2, अच्छा CH4 भी होगा ना, CH4, और क्या हो जाएगा? अरे +2 और NP और NS दोनों का ऐड करो, SiCl4। ये सब एग्जांपल हैं इसके। अच्छा एक बात बताना जरा, SiCl4 में तुम बताओ जरा, ये इसके बगल में खड़े हो जाओ, चलो। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नहीं, तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो। SiCl4 में Si का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हुआ है ना? सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा? नहीं पढ़ाया गया हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp3 बताया गया, बताया गया ना? sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 का मतलब क्या है? एक s और 2 p ऑर्बिटल। देखो, एक s और 2 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं, हाँ sp3d होगा। कैसे फाइंड करते हैं मालूम है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का रूल क्या है?
क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनर। टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। टेट्राहेड्रल। और जेड फाइंड कैसे करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट। ये है जेड फाइंड करने का तरीका। अगर आप देखोगे, हाँ, सिलिकॉन क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में क्या होता है? तन में सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4। और क्लोरीन क्या होता है? मोनोवैलेंट। देखो, अगर मोनोवैलेंट की बात होगी, मोनोवैलेंट क्या होता है? जिसकी वैलेंसी +1 हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर क्या हो जाएगा? लेक्चर चल रहा है, ये क्या हो रहा है? सर ब्रेक ले दो तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4 होता है ना? तो 4 + 4 कितना होगा? 110 मिनट का ब्रेक। बस बता रहे आपको, 10 मिनट बोल के 20 मिनट बाद कभी-कभी 20 भी हो, 15 भी हो जाता है। Z = 4 है ना? सर भी चिल करने नहीं जाते। sp3। सर आपको भी ब्रेक करना है। सर कितना लेके आप sp3 नोट करो इसको। इसके बाद ब्रेक 55 तक ब्रेक, इसके बाद ब्रेक 55 तक ब्रेक। सो तो रहे तुम, ब्रेक तुमको क्या जरूरत है? स्टार्टिंग से सो रहे थे। तुमने तो ब्रेक ही लिया ना पूरा। नोट करो फटाफट इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 14 आते रहेंगे। 14 यहाँ पर क्या है कि ये तो नोट कर लिया था ना, कोई बात नहीं। ग्रुप 14 हमने देखा था, NH2 NP2 होता है और उसके बाद इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो +2 हो सकता है और +4 हो सकता है। आपने देखा सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो 2 और दोनों के यूज हुए तो +4। उसके बाद ग्रुप 15 की बात करते हैं हम लोग। ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 यहाँ पर क्या होगा? ग्रुप 15 का
अगर हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? NH2NP3 ना, NH2NP3, NH2NP3 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अच्छा, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है ना। अच्छा, -3 भी हो सकता है, क्यों? जब वो किसी भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर क्या होगा? -3, +3 और +5, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा? जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा NH3, NH3 पॉसिबल है। उसके बाद क्या हो जाएगा? PCl5, PCl5 भी पॉसिबल है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ना। NH3 क्या है? लुईस बेस है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? AsF3, AsF3 ना, AsF3, NH3, PCl5 एंड AsF3, ये सब क्या होते हैं? PCl5 क्या है? हाइपरवैलेंट। भाई 5 बॉन्ड बनेंगे ना। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 30, 40, 50 एलिमेंट्स, बॉन्डिंग। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव sorry, energy required to remove an electron from its outermost shell is called ionization energy। अच्छा, 13, 14, 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तुम बोलो? कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ बोलो। फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? हाउ मेनी स्टूडेंट? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? 1 2 3 तुम बताओगे? हाँ बताएगा, चलो खड़े। कहाँ, किसके बीच में? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? कौन से एटम्स? कैसे एटम के बीच में? क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? क्या होता है? हाँ
भाई नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सर ने आपको बताया होगा कि कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल फोर्स, ये सब वीक बॉन्ड होते हैं ना। तो कहने का मतलब अगर हम लोग कोवेलेंट, हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग मतलब ये सारे होते हैं, कोवेलेंट, आयनिक, सब कोऑर्डिनेट सब स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स, नॉन मेटेलिक एटम्स ना। जैसे मैं अगर NH3 के बीच में बात करूं तो NH3 में क्या होता है? नाइट्रोजन, H एक लोन पेयर ना, बाकी तीन कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। हाँ, NH3 पिरामिडल होता है और पिरामिडल उसका शेप होता है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा। हाँ मतलब sp3 आता है, उसमें भी sp3 आएगा। नोट करो कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 2 कोवेलेंट, 3 कोवेलेंट। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई तुम बताओ? ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? और डबल बॉन्ड होगा तो? डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? नोट करो फटाफट। अच्छा, वो स्टूडेंट बहुत दिन से नहीं आ रही ना, वो जो वहां साइड में बैठती है बाहर। हाँ, reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen. अच्छा, ऑक्सीजन क्या है? डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? बट ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? O2 मतलब 16 हो जाएगा ना। होना चाहिए डाया, बट होता है पैरा। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में पढ़ाया जाएगा। हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी केमिकल बॉन्डिंग में, सर बताएंगे। ठीक है, आप देखो ग्रुप 13 के एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर E2O3 बनाते हैं। जैसे मान लो यहां पर E का मतलब क्या है? ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, यहां पर बैलेंस कर लो।
ग्रुप 14 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल क्या होगा? Al2O3 एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है, या फिर K2O, ये सब होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होती है? फास्फोरस की एटॉमिसिटी, हाँ 4। P4O10, हाँ ऑक्सीजन के 5 एटम है। अच्छा, इसके टॉमिक, एक सेकेंड रुको। जिंक ऑक्साइड भी होता है एम्फोटेरिक।